नमस्कार सो वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्स। आज 3 जून 2026, आज वेंसडे का दिन। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मार्केट की वॉलेटिलिटी को आप आज इस प्रकार से गेज कर सकते हैं कि निफ्टी 50 जिस लेवल पर ओपन हुआ था एग्जैक्टली उसी लेवल पर क्लोज हुआ है। सो ऑप्शन राइटर्स के मज़े चल रहे हैं। लेकिन आज के दिन मार्केट ने लो लगाया था 23,150 के लेवल्स का और हाईज लगाए थे समवेयर क्लोज टू 23,450 के। तो अगर लो से हाई का मार्केट पकड़ के चलें तो करीब करीब 300 से ज़्यादा पॉइंट्स की हमको मूवमेंट दिखाई पड़ा। सो दिस हैज़ बीन सो चॉपी इंट्राडे। मैं आपको अगर इंट्राडे के चार्ट पे दिखाऊं तो मॉर्निंग में जो माहौल था एग्जैक्टली सेम ही चीज़ कल के दिन में रिपीट हुई थी। मॉर्निंग में नेगेटिव ओपनिंग, उसके बाद कंसोलिडेशन, उसके बाद डे हाई पे क्लोज। वही आज के दिन हुआ था। मॉर्निंग में नेगेटिव ओपनिंग, उसके बाद मार्केट नेगेटिव रहा, 12 बजे के बाद रिवर्सल और अल्टीमेटली मार्केट डे हाई के आसपास क्लोज हुआ है। कल के दिन मार्केट डे हाई के आसपास क्लोज हुआ था। आज मार्केट उसी लेवल पर क्लोज हुआ है जहां पर मार्केट ओपन हुआ था। सो नेट नेट मार्केट में एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी है। अगर आप ट्रेडर हैं तो फिर आपके लिए मज़े हैं, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो फिर आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन होना लाजमी है। क्योंकि मॉर्निंग में दोस्तों अगर आप देखें तो मार्केट में एडवांस डिक्लाइन रेशो में मात्र 500-600 पॉइंट्स की का गैप था। डिक्लाइनिंग स्टॉक्स 600 पॉइंट्स ज़्यादा थे और एडवांसिंग स्टॉक्स में सिर्फ 600 पॉइंट्स का गैप था, जो कि बाय द एंड ऑफ द डे अगर आप देखें तो बिल्कुल कम हो गया था, हार्डली 200 स्टॉक्स। तो बेसिकली एडवांसिंग स्टॉक्स और डिक्लाइनिंग स्टॉक्स के बीच में जो वॉलेटिलिटी है उसको आप इसी प्रकार से गेज कर सकते हैं जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा है। तो ये वॉलेटिलिटी डिज़ाइंड है। ये चीज़ मैंने आपको कल के दिन भी बताई थी। इनफैक्ट मैं लगातार बोलता चला आ रहा हूँ, दिस वॉलेटिलिटी, दिस क्रिएशन, दिस आर्टिफिशियल ट्रिगरिंग ऑफ वॉलेटिलिटी इज़ डिज़ाइन to make sure the crude prices remain high, the volatility index remains high। क्योंकि अगर volatility index हाई रहेगा तो फिर आपको प्रीमियम ज़्यादा ईट अप करने का मौका मिलेगा। वहीं पर अगर आप वॉलेटिलिटी ज़्यादा रखेंगे, बीच बीच में न्यूज़ इन्फ्लक्स छोड़ते रहेंगे, तो क्रूड के प्राइसेस भी ऊपर रहेंगे। भाई वेनेजुएला कैप्चर कर लिया है, इधर उधर से भी तेल का जुगाड़ कर लिया है, तो भाई तेल महंगे प्राइस पे बेचना भी तो है। वही रीज़न है दोस्तों कि अगर आप देखें क्रूड में हमको आज के दिन फिर से 2.5 से 3% के आसपास की तेज़ी और रिकवरी दिखाई पड़ रही है। निफ्टी 50 के बास्केट में आज के दिन जिन स्टॉक्स में हमको तेज़ी दिखाई पड़ रही थी उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किन स्टॉक्स में हमको गिरावट दिखाई पड़ रही थी। सो दोस्तों, ये स्टॉक्स कल के दिन इस खाके में थे, यहाँ पर देवर ऑल हियर, ठीक है। ये सारे के सारे यहाँ पर थे और आज के दिन ये सारे के सारे यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। TCS कल के दिन टॉप गेनर था। स्टॉक ऑलमोस्ट 9% के आसपास ऊपर था। किसी ने ये नहीं पूछा TCS ऊपर क्यों जा रहा है। अरे भाई, कल अगर TCS 9% ऊपर था, आपने पूछा नहीं TCS क्यों ऊपर जा रहा है, तो भाई आज के दिन अगर TCS 8.5% नीचे आ गया तो फिर आप इतना ज़्यादा चिंतित क्यों हैं? भाई, स्टोरी ऑफ IT इज़ सेम। मैंने आपको कल के दिन भी बोला था, मैं आज भी रीट्रेट कर रहा हूँ। ये पूरा का पूरा पैक आपको एक बहुत रीजनेबल वैल्यूशन मिल रहा है। 2 साल बाद आप ये बात बोलेंगे कि सर आपने बात बिल्कुल फैक्ट बोली थी। तो कल के दिन अगर TCS 9% ऊपर था एंड यू आर नॉट एक्साइटेड, वन वाई आर यू वरिंग सो मच व्हेन TCS हैज़ फॉलन 8.5%? कल के दिन TCS, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, विप्रो गेनर्स थे। आज के दिन हमको इनमें सबसे ज़्यादा गिरावट दिखाई पड़ रही थी। लेकिन फॉर योर बेनिफिट आई विल स्टडी द चार्ट ऑफ TCS एंड IT इंडेक्स अगेन आफ्टर अराउंड 20 डेज। टॉप गेनर्स के बारे में बात रहे हैं। अपोलो हॉस्पिटल में 2.5% की तेज़ी थी। TMPV, मैक्स हेल्थ, SBI, ICICI बैंक के सारे टॉप गेनर्स हैं। वहीं बात करें हम लोग लास्ट एक हफ्ते के आउट परफॉर्मेंस में, तो लीड कौन कर रहा है? इन्फोसिस 4.5-5% के आसपास ऊपर है इन द लास्ट 1 वीक। लास्ट एक हफ्ते में जो सबसे ज़्यादा गेन कर रहा है वो इन्फोसिस है। TMPV, हिंडाल्को, कोल इंडिया, JSW स्टील, ये सारे के सारे आउट परफॉर्मर्स हैं। वहीं लूजर्स के बारे में बात रहे हैं, ITC लास्ट एक हफ्ते में 8% टूट चुका है। जब से इसने डिविडेंड डिक्लेयर किया उसके बाद से मार्केट इसमें सेल ऑफ कर रहा है। और किसी ने मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछा था कि ITC में क्या करना चाहिए, कहाँ तक गिर सकता है। सो मेरे हिसाब से 260 से 265 इज़ द प्राइस जहाँ तक TCS में गिरावट हो सकती है। HDFC लाइफ वो 7% डाउन। ONGC, NTPC, बजाज फिनेंस, ये वो स्टॉक्स हैं जहाँ पर लास्ट एक हफ्ते में सबसे ज़्यादा गिरावट दिखाई पड़ी है। व्हाट इज़ मार्केट एक्यूमुलेटिंग? सो दोस्तों, मार्केट में जहाँ पर पिछले दिन के कंपैरिजन में हमें हायर एक्यूमुलेशन, हायर डिलीवरी परसेंटेज दिखाई पड़ रहा है, उसमें स्टॉक्स लाइक सन फार्मा, नेस्ले, ग्रासिम, कोटक, पावरग्रिड, ये वो स्टॉक है जहाँ पिछले दिन के कंपैरिजन में हायर एक्यूमुलेशन, हायर डिलीवरी परसेंटेज दिखाई पड़ रहा है। अब भाई ये तो बात
हो गई निफ्टी 50 की। वहीं निफ्टी 500 के बारे में बात करें तो जिन स्टॉक्स में हमको तेज़ी दिखाई पड़ रही है उसमें IFCI है 12% ऊपर है, ओला इलेक्ट्रिक, RHIM, कार्टरेट, KPR मिल ये गेनर्स हैं। लूजर्स में TCS है 8.5% डाउन है ना। ऑफ कोर्स ये तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट। तो जो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप IT स्टॉक्स है, वहाँ पर भी हमको गिरावट दिखाई पड़ रही थी, फिर चाहे वो परसिस्टेंट हो, LTM हो, कोफॉर्ज हो। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि TCS में कोई नेगेटिव न्यूज़ है क्या, तो दोस्तों यू आर मिस्टेकन। TCS में कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है जिसको कि आप ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि पूरा IT पैक गिरा है भाई। TCS सिर्फ 9% गिरा होता है, आई वुड हैव टोल्ड यू देयर इज समथिंग फंडामेंटली नेगेटिव इन TCS स्पेसिफिकली। भाई जो फंडामेंटली नेगेटिव है चीज़ वो तो आपको पता है। व्हाट इज़ दैट नेगेटिव न्यूज़, व्हाट इज़ दैट नेगेटिविटी, दैट India as a IT sector, India as an IT sector providing nation has defaulted on R&D, research and development। और हमने R&D पुअर करके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके ना करके, अपने इन्वेस्टमेंट को ना बढ़ा करके, गवर्नमेंट का तो कोई प्लान है नहीं, बाकी जो प्राइवेट कंपनीज ने अपना दिमाग लगाना होता है उन्होंने भी नहीं लगाया, और अल्टीमेटली AI की रेस में इंडिया बहुत पीछे हो गया। वहीं लास्ट एक हफ्ते के बारे में बात रही है, CP प्लस 27% ऊपर है, IFCI 25%, HFCL, नेटवेब, वोकहार्ट ये आउट परफॉर्मर्स हैं। लूज़ किसने किया है? नेटको फार्मा ने 21-22%, श्नेडर इलेक्ट्रिक ने 18.5% लूज़ कर दिया है, फिजिक्स वाला, MCX, आइनॉक्स ये सारे के सारे लास्ट एक हफ्ते के अंडर परफॉर्मर्स हैं। अब फिजिक्स वाला क्यों गिर रहा है दोस्तों, ये तो इनका सीज़न है, लेकिन अब क्या है, कहीं पर कोई कॉकरोच बोल दे रहा है इनको, कहीं पर इनको कोई दो कौड़ी का बोल दे रहा है। तो इस तरीके जब चीज़ें हो जाती हैं तो ऑनलाइन स्टडीज़ को लेकर के क्वेश्चन उठ जाते हैं। क्या ऑनलाइन टीचर्स आर वर्थ देयर सॉल्ट, आर दे टीचिंग द राइट वे, और आर दे टीचिंग एट ऑल। तो फिलहाल मार्केट को लेकर के इसमें सेंटिमेंट नेगेटिव हो गया है। निफ्टी 50 को लेकर के मेरा आउटलुक अभी भी नेगेटिव है, एंड आई हैव बीन टेलिंग रीट्रेटिंग टाइम एंड अगेन। कई सारे लोग मुझसे ये भी बोल रहे हैं कि सर ऑप्शन डेटा को भी स्टडी करें, एक बार क्विकली नज़र डाल लेते हैं चार्ट पे, उसके बाद ऑप्शन डेटा को स्टडी करेंगे। निफ्टी 50 के लिए जो गैप फिलिंग का लेवल था 23,150 वो फिल हो चुका है, वो कंप्लीट हो चुका है। तो मेरे इस वीक के टारगेट्स आर ऑलरेडी अचीव्ड। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अगर निफ्टी 50 यहाँ से बाउंस बैक होकर के समवेयर 23,700 750 की तरफ जाने की कोशिश करता है तो आई विल नॉट बी सरप्राइज, बिकॉज दी टारगेट फॉर द वीक आर अचीव्ड। अब अगर आप मुझसे पूछें ये कैसे टारगेट था, तो उसके 2-3 रीज़न है। पहले तो ये गैप था, फिल हो गया है। इसके अलावा अगर आप इस ट्रेंड लाइन को ऐसे ड्रॉ करेंगे, इस ट्रेंड लाइन को ऐसे ड्रॉ करेंगे, तो ये इसका एक सपोर्ट जोन आ रहा है, जहाँ पहले भी 1, 2, 3 सपोर्ट लेना था। रेजिस्टेंस आएगा यहाँ पर जो कि है 23,800 का लेवल। समझ में आ गया ना। कमिंग ऑन टू सेंसेक्स, तो सेंसेक्स को भी एक बार स्टडी कर लेते हैं। तो जो मैंने अभी निफ्टी 50 के लिए ड्रॉ किया है, मैं चाहता हूँ आई वॉन्ट यू ऑल टू डू दिस हार्ड वर्क। एंड दोस्तों जब तक खुद ऐसे लाइन ड्रॉ नहीं करोगे ना, तब तक आप सीखोगे भी नहीं और आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। तो इन तीनों लाइनों को ज्वाइन करना, 1, 2 एंड 3, इनको आप जब ज्वाइन करोगे तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन निकल के आएगा। और इसी प्रकार से इन तीनों को ज्वाइन करो, 1, 2, 3, तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ऐसे निकल के आएगा। तो ये जोन क्रिएट हो जाएगा, जिसमें कि अगर आप देखेंगे तो सेंसेक्स ऐसे 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 मूव कर रहा है ना। और उसके बाद इसने अल्टीमेटली ये तो ब्रेकआउट करना है, ये तो ब्रेक डाउन करना है। फिलहाल के लिए पॉसिबिलिटी ब्रेक डाउन की ज़्यादा है। तो दोस्तों हम लोगों ने निफ्टी 50 में अपनी पुट की ट्रेड ली थी मॉर्निंग में, और अगर आप देखें अभी के लिए प्रेजेंटली पोजीशन क्या चल रही है, तो पुट कॉल रेशियो 0.98 है, जो कि मार्केट को बिल्कुल रेंज बाउंड ही दर्शा रहा है। सो फार नथिंग एज स्पेसिफिक, अगर आप देखें तो कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन दिखाई नहीं पड़ रही है। सबसे ज़्यादा कॉल रेटिंग कहाँ पर दिखाई पड़ रही है? 24,000 के लेवल पर, मतलब 24,000 के लेवल तो तोड़ने हैं ही नहीं। अगर बात करें कहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग की पोजीशंस क्रिएट हो रखी हैं, तो वो 23,300 पे, और सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग की पोजीशंस एट द मनी के आसपास हैं 23,500 के आसपास। तो बेसिकली मार्केट 23,500 के आसपास ही रहने की उम्मीद है। और अगर आप मैक्स पेन देखें तो मैक्स पेन भी 23,228 बता रहा है फिलहाल अभी के लिए। तो मैक्स पेन मतलब मार्केट को 23,200 के आसपास रखने की कोशिश की जाएगी, लेकिन अगर स्ट्राइक प्राइसेस को देखें तो 23,300 से 23,500 के बीच में कंसोलिडेटेड है। तो यही वो जोन है जिसमें कि 9 जून तक मार्केट रहने की उम्मीद है। कुछ लोग सेंसेक्स में ट्रेड करना पसंद करते हैं, तो सेंसेक्स की जो एक्सपायरी है दैट इज़ टुमारो। और अगर आप देखें टुमारो के लिए जो पोजीशन है, पुट कॉल रेशियो है, पहले मैं ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात कर लेता हूं। तो ओपन इंटरेस्ट को अगर आप देखें तो पुट कॉल रेशियो 0.93 पे है, दैट इज़ कोई ज़्यादा खास डायरेक्शन मूव एक्सपेक्ट नहीं करना है।
एट द मनी के आसपास बहुत ज़्यादा पोजीशंस नहीं है। इसका मतलब ये है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी की एक्सपेक्टेशन सेंसेक्स की एक्सपायरी में है, इसलिए एट द मनी के आसपास बहुत ज़्यादा पोजीशंस नहीं क्रिएटेड दिखाई पड़ रही हैं। अगर आप देखें सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग दिखाई पड़ रही है 76,000 पे, सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग दिखाई पड़ रही है 73,000 के आसपास। एट द मनी के आसपास अगर आप देखें तो वहीं 75,000 के आसपास पोजीशंस कंसोलिडेट कर रही हैं। प्रेजेंटली अगर आप देखें सेंसेक्स कहाँ चल रहा है तो 74,300, तो मतलब 74,300 से लेकर के 75,000 के बीच में ही समवेयर मार्केट एक्सपायर हो सकता है। और ज़्यादा डायरेक्शनल मूव इसलिए नहीं एक्सपेक्टेड है क्योंकि पुट कॉल रेशो में भी कोई हिंट नहीं है पुट ज़्यादा पुट राइटिंग हो रखी हो तो मैं बोल दूं भाई मार्केट पॉजिटिव है। 0.93 में मार्केट को कंसोलिडेट करके एक जगह रोकने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो एज़ प्रॉमिस पहले हम लोग बात कर लेते हैं आईटी स्टॉक्स के बारे में, आईटी इंडेक्स के बारे में ही बात कर लेते हैं सबसे पहले। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बिकॉज दैट नीड्स टू बी कवर्ड। आईटी इंडेक्स है ना, तो आईटी इंडेक्स सबसे ज़्यादा सॉर्ट आफ्टर क्वेश्चन होगा आज का, तो उसको सबसे पहले कवर करना महत्वपूर्ण है। और अगर आप देखें आईटी इंडेक्स में हुआ क्या है, कल के दिन आईटी इंडेक्स ने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी थी। आज के दिन क्या हुआ, मार्केट ने उसको तोड़ा और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। ये तो हो गई बात प्रेजेंट प्राइस एक्शन की। ना मैं बात करता हूँ अभी ये जो लेवल चल रहा है 28,600 का, इस लेवल पर निफ्टी आईटी या फिर आईटी इंडेक्स कब था, तो अगर आप देखें इस लेवल पे जो प्रेजेंट आईटी इंडेक्स का लेवल चल रहा है उस प्राइस पे द मार्केट वाज देयर इन 2021, क्लोज टू 2021। समझ पा रहे हैं आप, 2021 में इसी लेवल के आसपास था, 2021 हो गया, 2023 हो गया, 2025-26 हो गया, तो एक डिसेंट वैल्यूशन पे है। इसको मैं बार बार रीट्रेट नहीं करूँगा, बाकी आपकी मर्जी है। अच्छा, कई सारे लोग पूछ रहे हैं सर इसकी क्या गारंटी है कि नीचे नहीं गिरेगा, तो भाई गारंटी इसकी बिल्कुल नहीं है ये नीचे नहीं गिरेगा। मार्केट में कभी ये सोचना कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है अब और नहीं बढ़ेगा, बहुत गलत, वो और भी ऊपर जा सकता है। ये सोचना कि बहुत ज़्यादा गिर चुका है अब और नहीं गिरेगा, बिल्कुल गलत, वो और ज़्यादा गिर सकता है, बिकॉज यू आर नॉट डिसाइडिंग कि ये गिरेगा कि नहीं गिरेगा, ठीक है। बट या इफ़ यू टॉक अबाउट दी वैल्यूशन किस प्राइस लेवल पे मिल रहा था, तो कोरोना काल के समय 2020-21 में ये इंडेक्स इस प्राइस पे था, ठीक है। तो पेसिमिज्म है, वो विजिबल है, चार्ट पे विजिबल भी है। इनफैक्ट टीसीएस के चार्ट को अगर आप देखेंगे तो टीसीएस तो 2020 के प्राइस पे आ गया। इनफैक्ट 2020 के बाद इतना भयंकर गिरा है वो 9% के आसपास, कभी नहीं गिरा इतना। और मेरा ऐसा मानना है जब कभी भी इस तरीके की गिरावट होती है तो आपको इसको मानना चाहिए कि ये काइंड ऑफ लास्ट फॉल है। अगेन जनरली ऐसा होता है, बट अभी भी चार्ट स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो अगर आप बाय करना चाहते हैं तो 2 साल का होराइज़न है तो ही इन्वेस्टमेंट करें। शॉर्ट टर्म में आपको इस प्रकार की वॉलेटिलिटी डेफिनेटली एक्सपेक्ट करनी चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कशन कर लेते हैं। हीरो मोटरकॉर्प ने इंडिया की फर्स्ट 100 सीसी फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल, दैट इज़ फ्लेक्सिबल फ्यूल मोटरसाइकिल लॉन्च करी है, ठीक है। और अगर आप पूछें ये फ्लेक्स फ्यूल क्या है, तो दोस्तों फ्लेक्स फ्यूल का मतलब ये है कि मोदी जी के विजन को ध्यान में रखते हुए E20 से लेकर के E85 तक के पेट्रोल में ये गाड़ी काम कर जाएगी, फ्लेक्स फ्यूल, समझ रहे हैं आप। तो बहुत बड़ी मुबारकबाद उन लोगों को जो फ्लेक्सिबल या फिर E100 तक की प्लानिंग कर रहे हैं। तो E100 तो नहीं, लेकिन E85 तक की प्लानिंग हीरो मोटरकॉर्प ने तो एटलीस्ट कर दी है। इसके अलावा दोस्तों सेकंड स्टॉक जिसमें कि अच्छा चार्ट को अगर स्टडी करें तो चार्ट पे तो कुछ भी स्ट्रेंथ दिखाई नहीं पड़ रही है। चार्ट लुकिंग वीक, अगर आप देखें तो ये वीक ही साइन दिखा रहा है और किसी भी नियर मूविंग एवरेज के आसपास नहीं है। तो हो सकता है अगर स्टॉक इस प्राइस लेवल के आसपास मिले जहाँ से जनरली हीरो मोटरकॉर्प में बाउंस बैक आता है, जो कि 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वहाँ से ही कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है। तो फॉर ऑन दिस चार्ट इट इज़ समवेयर क्लोज टू 4300। इसके अलावा दोस्तों कल के दिन हम लोगों ने बात करी थी क्यूपिड के शेयर के बारे में। क्यूपिड में प्रमोटर्स ने बाइंग करी थी। आपको जान करके हैरानी होगी और खुशी भी होगी कि क्यूपिड के प्रमोटर्स ने फिर से आज के दिन बाइंग करी है, 0.16% का स्टेक। एंड नो वंडर वाई द स्टॉक इज स्टिल लुकिंग बुलिश। भाई मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक बहुत महंगा हो गया,
बट मैंने आपको पहले ही बोला है कि मेरे ऐसा मानने से कि स्टॉक महंगा हो गया, बहुत भाग गया है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि स्टॉक और ऊपर नहीं जाएगा। स्टॉक कैन गो अप, और यही रीज़न है कि प्रमोटर्स बाय कर रहे हैं। बट अगर आप मुझसे पूछें क्या मैं यहाँ पर बाइंग करने में इंटरेस्टेड हूँ, माई आंसर इज़ बिग नो। मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करने को अवॉइड करूँगा। वहीं बात करें दोस्तों, दिल्ली गवर्नमेंट ने नया स्कीम निकाली है जिसमें कि ओल्ड ट्रक्स और बसेस को आउटफेस किया जाएगा। अब भाई सिंपल सी बात है, जब इस तरीके के फ़नी फ़नी डिसीजंस निकलते हैं कि पुरानी गाड़ियों को आउटफेस कर दिया जाएगा, पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप किया जाएगा, 10 साल 5 साल पॉलिसी, इस तरह की जो फ़नी पॉलिसीज़ निकलती हैं, अब इसमें हमारा कोई जोर नहीं है। ठीक है, जो इन्होंने बोला है कि पुरानी गाड़ियाँ, ओल्ड ट्रक्स एंड बसेस विल बी आउटफेस्ड, सो उसमें गवर्नमेंट ने अपना प्लान करना, उनका अपना बजट है, वो अपना खर्चा करना चाहते हैं, ठीक है। बट अगर आप मुझसे पूछें कि किन कंपनीज़ को बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि अगर भाई पुरानी बसेस को आउटफेस किया जाएगा तो नई बसेस को लेना पड़ेगा, तो उसमें जो मेजर प्लेयर्स हैं उसमें है JBMA और ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक और कुछ हद तक अशोक लेलैंड। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर हमको एक बहुत ही सुंदर सा एक डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसको आप स्टडी कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर चार्ट है, इसको आप स्टडी करिए क्योंकि वो बिल्कुल बॉटम आउट हो चुका है। इसके अलावा सेकंड स्टॉक जिसको कि आप स्टडी कर सकते हैं वो है ओलेक्ट्रा, और ये है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, और ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक इज़ ऑलमोस्ट 3% अप टुडे। अगर आप देखें तो ये भी हमको काफ़ी अच्छे पैटर्न दिखा रहा है। ये भी हायर हाई बनाने की कोशिश कर रहा है, एटलीस्ट लोअर हायर लोस तो बनना शुरू ही हो गए। तो ये भी स्टॉक 1600 तक की जाने की क्षमता रखता है। ओलेक्ट्रा भी पॉजिटिव आउटलुक दे रहा है। एंड द थर्ड वन विच यू कैन स्टडी इज़ अशोक लेलैंड, क्योंकि ये भी इसी सेगमेंट में काम करते हैं, इनको भी आप स्टडी कर सकते हैं। अगर दिल्ली गवर्नमेंट ने ऐसे बोला तो बैंगलोर में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि भाई इस तरीके के जब टेंडर्स होते हैं, इस तरह के जब टेंडर्स निकलते हैं, खूब कमाई होती है ना, तो कंपनीज की भी कमाई होती है या। तो अगर हम लोग देखें अशोक लेलैंड, तो अशोक लेलैंड भी हमको काइंड ऑफ बॉटम आउट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है 140 के लेवल पे। इन तीनों स्टॉक्स को स्टडी कर लीजिए, मुझे काफ़ी बेहतरीन दिखाई पड़ रहा है। एक लास्ट स्टॉक जो कि मैं स्टडी करना चाहता हूँ वो है वेदांता, VEDL। और VDL को अगर आप देखो तो VDL में चूँकि ADA की रेट वेट चल रही है तो स्टॉक तो प्रेशर में है ही। बट अनफॉर्चुनेट सी बात यह है कि स्टॉक का जो चार्ट है वो भी काफ़ी वीक दिखाई पड़ रहा है ना। अगर आप देखें तो यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद एक जो गैप काइंड ऑफ क्रिएटेड था, उसके बाद फिर से फ्रेश फॉल दिखा रहा है। तो ओवरऑल जो लोग वेदांता में फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं, है ना, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा कॉशन बरतें, क्योंकि यहाँ पर मामला काफ़ी नेगेटिव दिखाई पड़ रहा है, स्ट्रक्चर भी नेगेटिव है, एंड कोई मेजर सपोर्ट नहीं है। तो बी कॉशियस, जो लोग वेदांता में बाइंग करना चाह रहे हैं, डजेंट लुक वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन चार्ट्स। दैट्स ऑल फ्रॉम माय फ्रेंड्स, थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय फॉर नाउ।